लोकसभा में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा कुछ लोगों का इकोसिस्टम उछल रहा था, यूपीए राज में लोग सुरक्षित नहीं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 8,700 के पार पहुंचा और संख्या बढ़ने की आशंका, भारत समेत कई लोग कर रहे मदद। संसद भवन के नजदीक से हिरासत में ली गई महबूबा मुफ्ती, अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ कर रही थी प्रोटेस्ट। रिजर्व बैंक ने फिर दिया झटका, 0.25% बढ़ा दिया रेपो रेट, फिर महंगी होगी ईएमआई। बंगाल पाक पीएम शहबाज ने पहले मांगी बात करने की भीख, अब उगल रहा जहर। शहबाज न्यूक्लियर पावर दिखाकर दे रहा भारत को धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने आज संसद में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सायराना अंदाज में लगातार कांग्रेस पर तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, करके हम ये कहकर हम दिल को बहला रहे हैं। ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर भारत का परचम, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, हर जगह पे हमारे बेटे, हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी भारतीय को ऐसी अनेक बातें मैं गिना सकता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। हमने उज्ज्वला योजना से धुएं से मुक्ति दिलाई, जल जीवन से पानी दिया, बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया, 9 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, माइनिंग से लेकर के डिफेंस तक आज माताओं बहनों को, बेटियों को अवसर खोल दिए हैं। ये खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है।
चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। आपको बताते चले कि बुलंदशहर पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और अडानी ग्रुप पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी राज्य में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। मुझे नहीं पता कि कहाँ का नाम बदल रहा है, ये बीजेपी वाले हैं। आपके आने से पहले मुझे जानकारी मिली कि लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका ये सरकार प्रचार कर रही है। जो सरकार 20 लाख करोड़ से ज्यादा का टारगेट फिक्स कर रही हो, क्या इतना उनको एमओयू हो रहा है या इन्वेस्टमेंट आने के एमओयू हो रहे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए का प्रचार कर रहे हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता। ये बीजेपी के लोग बताएं कि पहले जो एमओयू हुए थे वो कितने जमीन पर उतरे। डिफेंस एक्सपो के बहाने जो आपने बुंदेलखंड में मिसाइल बनाने की बात कही, बम बनाने की बात कही, वो कितना जमीन पर उतरा है। सवाल आज ये है कि बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी, पहले जाएंगे और अचानक वो 20 की सूची से भी बाहर हो जाए, फिर लग रहा है कि फिर सूची में आ रहा है। आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है? मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का, बिजली विभाग के लोगों का प्रोविडेंट फंड का पैसा डीएचएफएल में इन्वेस्ट किया गया था। डीएचएफएल नुकसान उठा गई, कंपनी फेल हो गई। उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया उनको जेल भेज दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, सरकार से, कि जनता जानना चाहती है कि अगर डीएचएफएल में पैसा लगाने पर उस समय के अधिकारी जेल जा सकते हैं, तो एलआईसी और एसबीआई का पैसा जिस कंपनी में लगा है उनके बड़े अधिकारी कब जेल जाएंगे? आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लिए घूमते हो। आज लखनऊ को सजाने के लिए आप रिवर फ्रंट में जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स में, उसमें आप रोशनी कर। खबर अगली हरियाणा से सामने निकल कर आ रही। हरियाणा के बाढ़ड़ा उपमंडल के गांव कारी तोखा में समुद्र जैसा खारा पानी निकल रहा है, जिससे कि लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के चरखरी दादरी जिले के बाढ़ड़ा उपमंडल के एक गांव में लोग खारा पानी पीने को मजबूर हैं। तंग आकर लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य चौराहे पर एकत्र होकर जन स्वास्थ्य विभाग के प्रति रोष जताया है। उनका कहना है कि उनके घरों में जल जीवन मिशन योजना के तहत शुद्ध पेयजल के कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन जो पानी सप्लाई किया जाता है वो पीने योग्य नहीं है। पानी की टीडीएस 3000 से अधिक होने के कारण लोग कैंसर जैसी घातक बीमारियों के अलावा कई दूसरी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारे जो खारे पानी की समस्या है गांव में, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। कम से कम 10 आदमी आज के टाइम में भी कैंसर के मरीज हैं। हमारा गांव कारी तोखा है, जो बाढ़ का लास्ट गांव है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की समस्या है। हमने हर पार्टी के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनसे सबसे ये बात की है, और नैना चौटाला भी पिछले बार हमारे गांव में आई थी दिसंबर में, तब उनसे भी गांव ने ये मांग उठाई थी कि भाई हमारे मीठे पानी की व्यवस्था की जाए। दूसरी समस्या हमारे गांव में सफाई की समस्या है, बिल्कुल भी हमारे गांव में सफाई नहीं हो रही है। ग्रामीण कई बार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और बाढ़ड़ा से विधायक नैना चौटाला को भी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण वे खरा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं करवाने पर बिल भरने के बहिष्कार और रोड जाम करने की चेतावनी दी है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए चरखी दादरी से संदीप शिवराण की रिपोर्ट।
और अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 58 से है, जहां आपको बताते चले कि मंगलवार छात्र की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना को अंजाम हमलावरों ने उस समय दिया जब छात्र स्कूल से साथियों के साथ घर लौट रहा था। हमलावरों की संख्या करीब 10 बताई जा रही है और सभी 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। करीब इन हमलावरों में कुछ छात्र भी शामिल बताए जा रहे हैं और इन्होंने दिल्ली मुंबई लिंक रोड पर नंगला से भनकपुर गांव की ओर जा रहे रास्ते पर इस विपिन नाम के छात्र पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे कि विपिन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से परिजन बेहद आक्रोशित हैं और मातम छा गया है। भाई कल ये 4:30-5 बजे सूचना मिली थी कि किसी नौजवान लड़के का किन्हीं लड़कों ने चाकू मारकर कत्ल कर दिया है और उसको डेड बॉडी मेट्रो अस्पताल आई हुई है। जो इस सूचना पर हम तुरंत मौके पे पहुंचे और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह कराया और घर वाले ने जो बयान दिए उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बारे में पूरी छानबीन कर रहे हैं और पुलिस लगी हुई शीघ्र अतिशीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पहुंचाया। लड़के का क्या करता था? ये विपिन नाम का लड़का है जो राहुल इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 56 में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। ये कल स्कूल से छुट्टी होके और आ रहा था और वो जो स्कूल बस है उसने सीकरी के पास उतार दिया, क्योंकि आगे रोड खराब है। उधर से वो छोड़ने जाते हैं समयपुर रोड से, वहाँ पुलिया का निर्माण हो रहा है तो रास्ता जाम है, तो स्कूल बस इधर से उसको गाँव की बजाय पहले उतार के चलेगी। इसी दौरान गांव का एक आकाश नाम का लड़का अपनी बहन को मोटरसाइकिल पर लेकर आ रहा था और इसने उनसे लिफ्ट मांगी और ये उनके साथ बैठ लिया। थोड़ी दूर हाईवे के पास 2-3 मोटरसाइकिलों पर 5-7 बच्चे आए, जिन्होंने इनका रास्ता रोक के और इसको विपिन को उतार के और इसके साथ मारपिटाई की और चाकुओं से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। रावल स्कूल की बस के कारण हुआ सर। उसने ड्राइवर से बोला भी था कि मुझे मेरे गाँव में ड्रॉप कर दो, लेकिन ड्राइवर ने उसको बोला तू रोज ऐसे ही बोलता है और उसको वहीं छोड़ दिया। अगर वो बस वाला, क्या लगता है आपका, अगर वो बस वाला उसको गांव में छोड़ देता तो शायद हादसा टल जाता हमारा। तो जब बस लेने आती है तो कहाँ से लेने आती है? वो नंगला से लेके जाती थी, उसको नंगला ही छोड़ के जाती थी। अच्छा। ये अकेला था उस बस में, उस राउंड में, तो बोलते थे हम यहीं छोड़ देंगे तेरे को। बड़े भैया ने बात भी की थी कि भाई इसको घर से लेके जाया करो, घर ही पे छोड़ा करो, लेकिन बोल रहे थे, प्रिंसिपल ने बोला कि भाई अभी हम थोड़ा सा लगे हुए हैं, अगले साल से आपके बच्चे को वहीं छोड़ देंगे। वो जैसे ही बस से उतरा। क्या लगता था आपका ये? मेरा भतीजा था। सीएम फ्लाइंग की रेड से गुस्साए फतेहाबाद के लेबोरेटरी संचालकों ने शहर के पपीहा पार्क के पास जोरदार प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लैब संचालकों का कहना है कि सरकार लैब संचालकों पर एमबीबीएस डॉक्टर रखने के लिए दबाव बना रही है। इसी के चलते सीएम फ्लाइंग के द्वारा लगातार लैब पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर की सेवाएं लेने में असमर्थ हैं। मामला ये है कि बिना वजह से हमारे को परेशान किया जा रहा है। सीएम फ्लाइंग जो लगातार छापेमारी कर रही है, जो कि गैर वाजिब है, और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि बाकायदा पहले हमारा डेलीगेशन सरकार से मिले, हमारी बातें सुने और हमारे को नोटिस दिए जाएं। उसके बाद में अगर कोई कार्रवाई बनती है तो हमारे पे की जाए। लगातार हम एक मांग हमने उठा रखी है कि क्लिनिकल एक्ट जो हरियाणा का लागू किया है इन्होंने, 2019 वाला लागू करें और उसके अंदर बाकायदा हमने मांग रखी हुई है कि आप उसको रजिस्टर्ड करो सभी लैब्स को, और क्लिनिकल जो लेबोरेटरी हैं उसको एक काउंसिल के अंडर फ्रेम करें और जो रूल्स वो फ्रेम करेगी सरकार, हमारी राय ली जाए। उसके बावजूद जो रूल बनेंगे हम उसको फॉलो करेंगे, ना कि उसकी बजाय बिना किसी रूल को फ्रेम किए हुए अननेसेसरी हमारे को हराश किया जा रहा है। जगह जगह जाकर लोगों लेबोरेटरी पे छापेमारी की जा रही है। तो हम अनुरोध करते हैं कि हमारी इस तरह की घटनाएं। अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा के सिरसा के बरनाला रोड पर उप मुख्यमंत्री के आवास की तरफ जाने वाला रास्ता एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरपंचों ने आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ई ट्रेनिंग के विरोध में ज्ञापन सौंपा था,
जिसको लेकर सरपंच भारी संख्या में उप मुख्यमंत्री के आवास के पास पहुंचे, लेकिन नाकामयाब रहे क्योंकि उससे पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया। सरपंचों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके चलते हुए सरपंचों की एक ही मांग है कि दुष्यंत चौटाला के परिवार का कोई भी सदस्य आकर हमारा ज्ञापन ले। हम किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अपना ज्ञापन नहीं सौंपेंगे। हम जी हमारी मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं कि जो हमारी मांगे हैं तो उनको मनवाने के लिए आज हम इनको ज्ञापन देने आए थे। तो ये कह रहे हैं कि कोई घर पे नहीं है, तो पुलिस प्रशासन को आगे कर रखा है और कोई भी यहाँ ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। तो ये तो देखो हमारे सिरसा हलके के अंदर होके आज हमारा ज्ञापन नहीं ले रहे तो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि जो ये यहाँ पे बैठे हैं ना, तो ये हमारी बदौलत है। हमें जो गांव के जो हमारे हैं उन्होंने चुन के भेजा है, तो इनको हमने चुन के भेजा था। तो आज ये बड़े होके बैठे हैं तो बड़ी शर्म की बात है। बाकी जो फैसला लिया गया है कि परिवार के कोई सदस्य है वो ज्ञापन ले नहीं धरना देंगे, आगे क्या कुछ रहेगा? परिवार के सदस्य तो बोल रहे हैं, परिवार के सदस्य है ही नहीं। ये किसी और आके कह रहे हैं कि हमें ज्ञापन दे दो, तो हम जाने वाले नहीं है। हम ज्ञापन उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनको ही दे। इस बार 2024 चुनाव में बीजेपी ने बिहार के जेडीयू और आरजेडी को पस्त करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यानी मतलब साफ है कि बीजेपी ने बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पिच तैयार कर ली है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बीजेपी ने बिछा दी बिसात। बीजेपी ने तैयार किए 4 फार्मूले। जेडीयू और आरजेडी के पास नहीं है उस फार्मूले की काट। बिहार में बीजेपी ने नीतीश सरकार की काट तैयार कर ली है। बीजेपी ने जो फार्मूला तैयार किए हैं उसको जानकर आपको भी लगेगा कि इस बार बीजेपी सुशासन बाबू और लालू प्रसाद यादव की सियासी जमीन को एक झटके में खत्म करने वाली है। बीजेपी ने इस अमोद फार्मूले का इस्तेमाल 2024 से ही करने की योजना बनाई है। यानी मतलब साफ है कि बीजेपी ने बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पिच तैयार कर ली है। पार्टी ने सूबे के हर कोने में दबे पांव जेडीयू और आरजेडी को कड़ी टक्कर देने का प्लान तैयार किया है। दरअसल जेडीयू में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। पार्टी 2 धड़ों में नजर आ रही है। इसी का फायदा शायद बीजेपी उठाने के फिराक में है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के रूप में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन वो अपने बगावती तेवर अपना चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को बिहार में चुनावी जमीन तैयार करने में पूरी मदद मिल सकती है। यही कारण है कि बीजेपी की नजर अब बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटों को जीतने पर टिकी है। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो राजनीतिक स्थिति थी, अब उसमें पूरी तरह से बदलाव आ चुका है। उस समय बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। उस वक्त बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं उसकी सहयोगी पार्टी को 16 और एलजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी इस खेल में अकेली ही मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। यही कारण है कि ऐसे में बीजेपी की सीटें बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी भी बीजेपी के सामने यह सवाल मुंह बाए खड़ा है कि आखिर किस फार्मूले पर बीजेपी को जीत मिलेगी। फार्मूला नंबर 2, बीजेपी बिहार की पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। ये वो वर्ग नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीजेपी इस वोट बैंक को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस खेल में कुर्मी जात से आने वाले आरसीपी सिंह के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं।
माना तो ये भी जा रहा है कि कभी जेडीयू की रणनीति का अहम हिस्सा रहे आरसीपी सिंह 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे यह होगा कि उनके कुर्मी वोट बीजेपी में विलय हो सकते हैं। फार्मूला नंबर 3, कुशवाहा फैक्टर भी बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि तब तक वो जेडीयू को काफी नुकसान भी पहुंचा चुके होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कुशवाहा पिछले कई दिनों से जेडीयू से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी बुलाया था। इधर जेडीयू भी उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रही है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि वो जल्द ही जेडीयू छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उनके बीजेपी में शामिल होने से कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी के खाते में जुड़ सकता है। जातिगत जनगणना से भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। दरअसल बिहार में किए जा रहे जातिगत जनगणना में जातियों को शामिल किया गया है, लेकिन उपजातियों को इससे दूर रखा गया है। इससे उपजातियां इस जनगणना से खफा हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। फार्मूला नंबर 4, अगर बीजेपी ये उपजातियों को ये बताने में सफल होती है कि नीतीश सरकार का ये फैसला उनके खिलाफ लिया गया है, तो उपजातियों का वोट बीजेपी में मिल सकता है। इस जातिगत जनगणना में 204 जातियों को शामिल किया गया है। कुर्मी, कुशवाहा, धानुक समेत अन्य कई वर्गों के वोटों को अपने पाले में करके अगर बीजेपी जेडीयू के 50% वोट भी पा लेती है तो वो महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बीजेपी जानती है कि बिहार में अपर कास्ट वोट उन्हें ही मिलेगा। इस स्थिति में अगर पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का वोट तोड़ने में अगर वो सफल साबित होती है तो वो बिहार के सबसे मजबूत MY समीकरण से होने वाले नुकसान को भी पाट सकती है। बीजेपी चुनाव से पहले बड़ी संख्या में जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को अपने खेमे में मिलाने की तैयारी में है। इससे भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। टीम न्यूज वॉच इंडिया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।